नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वजह से इस टॉपिक को हम दो वीडियो में डिवाइड करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और कल की वीडियो में हम इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ नंबर 1 ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो मनी बिल है उसके लिए तो आपको ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो मनी बिल है इस पे आपकी लोकसभा की ज्यादा पावर होती है। तो इस वजह से हम यहां पर तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाएंगे। तो अगर आपका सेकेंड ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑप्शन बी भी चला गया और ऑप्शन डी भी चला गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें यह देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हम ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अब क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो यहां पे आपके किसी भी तरह की ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहां पर आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ when the order of delimitation commission are laid before Lok Sabha and state legislative assembly, they cannot affect the modification in the order. सबसे पहले जानते हैं पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, फिर उसके बाद इन स्टेटमेंट्स पे वापस आएंगे। देखिए, अगर बात की जाए डिलिमिटेशन कमीशन की, तो जब भी आपका सेंसस होता है ना, उसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हुई है किसी एरिया की। अब वहां पे जो आपके एमपी और एमएलएज हैं, ये एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को थ्रू आउट आपके एक स्टेट ऑल ओवर इंडिया इस चीज को मैनेज करने के लिए कि ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, तो इसके लिए हम डिलिमिटेशन कमीशन बिठाते हैं। अब जो आपके डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट होती है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट होती है। अगर दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो एक बार कमीशन ने रिपोर्ट रख दी है तो उसके बाद ना लोकसभा ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं ला सकते। तो यहां पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन बन जाता है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एनुअल यूनियन बजट जो है आपका, अगर वो लोकसभा में पास ना हो तो क्या होगा? बजट को आप फिर से मॉडिफाई करके प्रेजेंट करेंगे, बजट आप रेफर करेंगे राज्यसभा को फॉर सजेशन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रेजिग्नेशन को सबमिट करेंगे। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि अगर बजट पास नहीं होता है लोकसभा में तो आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहीं ना कहीं रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि राज्यसभा के तो वैसे भी मनी बिल पे ज्यादा पावर है नहीं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। बजट को मॉडिफाई करके प्रेजेंट करना, इसका आप ये कह सकते हैं कि तुक नहीं बनती। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, एक तरह से मनी बिल अगर डिफीट हो जाता है लोकसभा में तो आपकी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं होगी आपकी लोकसभा में। एक तरह से यह समझ लीजिए गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा का। अब अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, जिसे हम बजट भी बोल देते हैं, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, a periodic or at least a mid-year review of program, macroeconomic forecast and expenditure by the Parliament Budget Office. Introducing Finance Bill in the Parliament. अब यहां पे आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसे जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर आपसे बात हो रही है पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस की। क्या आपने कभी पॉलिटी में इस ऑफिस के बारे में सुना है या इकोनॉमी में सुना हो? अब अगर आपने नहीं सुना है तो क्या यह पॉइंट आपका ठीक है? अब अगर आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारा बी ऑप्शन गया, सी भी गया और डी भी गया। आपका करेक्ट आंसर आ सकता था अगर आप थोड़े समझ से काम लेते। तो यहां पे आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है, बाकी सभी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए, पब्लिक फाइनेंस में आप बजट पास करवाते हैं तो यह भी एक तरह का कंट्रोल है। आप बिना पार्लियामेंट की परमिशन के या एप्रोप्रिएशन बिल के आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकलवा सकते, यह भी एक तरह का कंट्रोल है। उसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए या वोट ऑन अकाउंट के लिए आपके पास प्रोविजन है, बट ये भी पार्लियामेंट पास करती है।
तो ये भी एक तरह का कंट्रोल ही हुआ ना। और फाइनेंस बिल जो आप पार्लियामेंट में लेके आते हैं, ये भी एक तरह का आपका कंट्रोल प्रोविजन हुआ। तो इस वजह से यहां पे आपका आंसर बन जाता है ए ऑप्शन। अब यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? उसके अलावा आर्टिकल 114 जो है वो आपके विड्रॉल की परमिशन देती है आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अगर बात की जाए आपके सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, अगर आपको नहीं पता तो वो कुछ ऐसी अमाउंट है जिसे आप पर्टिकुलर सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं एक करंट फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए गए थे एक सर्विस के लिए, आपको ऐसा लगता है कि ये पैसे पर्याप्त नहीं है इस चीज के खर्चे के लिए, तो आप वहां पर सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए मांग कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक आपके ग्रांट होते हैं एडिशनल ग्रांट। मान लीजिए कोई सर्विस आपके बजट में आपने इंक्लूड नहीं करी थी और उसके खर्चे के लिए आपको अब पैसा चाहिए, तो उसे कह देते हैं हम एडिशनल ग्रांट। अब इसके अलावा एक होते हैं आपके एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट कौन से होते हैं? जहां पे हम मान लीजिए एक चीज के लिए पैसा खर्च कर देते हैं बट उसके लिए परमिशन अगले साल लेते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसी डिमांड्स है जिसे आप डिटेल में ऑर्डिनरी स्लिप के अंदर या ऑर्डिनरी बजट के अंदर मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप वोट ऑफ क्रेडिट मांग सकते हैं। मतलब एक तरह की अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है ये आपकी। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये टोकन ग्रांट क्या होता है, ये आपने मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन है द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ लोकसभा, scrutinize appropriation and financial account of government, examine the report of comptroller and auditor general of India। अब यहां पे आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ये 22 मेंबर की एक कमेटी है जिसमें आपके 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं आपके राज्यसभा से। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाती है। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? बी एंड सी। अब यहां पे थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, हमें बस ये देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट को स्क्रूटनाइज करती है। बेसिकली इसके मेंबर की 1 साल की टर्म होती है और जनरली यहां पर जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा से होता है और 1967 से जो इसका चेयरमैन है वो ऑपोजिशन पार्टी से होता है। और यही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस कमेटी के बारे में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दिस सेंटर shall be collectively responsible to Parliament. The Union Minister hold office during the pleasure of President of India. The Prime Minister shall communicate the President about the proposal of legislation. देखिए, अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो जो आपके सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लोकसभा को? देखिए, अगर बात की जाए आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तो वहां पे तो ये कहा गया है कि लोकसभा को। देखिए, पार्लियामेंट हम इन जनरल बोलते हैं, पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं? लोकसभा। तो इस वजह से यहां पर पहली स्टेटमेंट के ऊपर आपको डाउट हो सकता है कि हम ठीक करें या ना करें। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम एक क्रक्स पे पहुंचेंगे। देखिए, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये बिल्कुल सही बात है। इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और ये तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। अब यहां पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को। अब यहां पे आपका ये ऑप्शन गलत हो चुका है और ये भी। आप 50-50 पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपको पहली स्टेटमेंट पे अभी भी डाउट है। तो यहां पे मैं आपको कहूंगा कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 को पढ़िए। वहां पे आपको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल तो आपका लोकसभा है ना, पार्लियामेंट तो नहीं है। तो अगर आपको दोनों में से एक चीज को चूज करना आ जाए तो डेफिनेटली आप आर्टिकल के हिसाब से जाएंगे तो आपका आंसर बी बनता है। इस क्वेश्चन में आपसे मनी बिल के बारे में पूछा गया है। अगर मान लीजिए आपके मनी बिल को राज्यसभा अमेंड कर देती है तो आपके पास क्या प्रोविजन बचते हैं? देखिए, लोकसभा बिल को प्रोसीड कर सकती है चाहे वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या नहीं। अब ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है बट अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट में कॉल फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। तो आपका डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बात की जाए थर्ड ऑप्शन की, तो रिकंसिडरेशन के लिए आप कब भेजेंगे? अगर आपकी राज्यसभा के पास पावर हो, बट यहां पर तो राज्यसभा के पास बहुत कम पावर होती है मनी बिल के रिगार्डिंग।
तो आपको मुझे यह बताना है राज्यसभा मनी बिल को कितने दिन तक होल्ड करके रख सकती है मैक्सिमम। उसके अलावा आपका सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो यहां पे आपका ए आंसर बनता है, क्योंकि लोकसभा उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि मनी बिल के रिगार्डिंग आपकी राज्यसभा की जो पावर है वो बिल्कुल लिमिटेड है। आइए कुछ चीजें जान लेते हैं मनी बिल के बारे में। ये आपके आर्टिकल 110 के अंडर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसके लिए सर्टिफाइड करते हैं आपके स्पीकर। अब यहां पे आपके प्रेसिडेंट इन मनी बिल को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट, बट क्योंकि इनके अप्रूवल के बाद ही या रिकमेंडेशन के बाद ही ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जनरली इसे एक्सेप्ट किया जाता है, और प्रेसिडेंट इन्हें रिकंसिडरेशन के लिए कभी भी नहीं भेज सकते लोकसभा को वापस। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी with the consent of all state, with the consent of majority of state, with the consent of concerned state, without the consent of state। अब देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटी की अगर हम बात करें, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट किसी भी हद तक जा सकती है, मतलब उन्हें किसी भी तरह की स्टेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। चाहे सभी स्टेट की बात करें या मेजॉरिटी स्टेट की बात करें या कंसर्न स्टेट की बात करें, इन्हें अप्रूवल नहीं चाहिए। इस मैटर में वो बिना स्टेट के कंसेंट के भी काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब यहां पे सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको? लोकसभा को। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्टली नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता है। तो इस वजह से ये जो टर्म है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो यहां पे आपकी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाती है और आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, बेसिकली ये लोकसभा के रूल के अंडर मेंशन है 198। ऑल्दो हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रेस कर सकते हैं आपके आर्टिकल 75 के अंडर। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां पे ये बिल्कुल सिंपल है, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, कमेटी ऑन एस्टिमेट, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पिटीशंस। इसका आंसर है एस्टिमेट कमेटी, ऑप्शन बी। आइए एक बार इन कमेटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, ओरिजिनली जो आपकी ये कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, ये 1950 में हमने बनाई थी जॉन मैथाई कमेटी की रिकमेंडेशन पर। इसमें 30 मेंबर होते हैं और सभी के सभी आपके लोकसभा से होते हैं, और मिनिस्टर इसमें मेंबर नहीं हो सकते। इसमें हम बजट से रिलेटेड जो भी आपके सजेशन होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद आती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसमें लगभग 22 मेंबर होते हैं, और इसे पहली बार सेटअप किया गया था 1921 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब 1919 का जो एक्ट था उसके अंडर इसे फॉर्म किया गया था। अब इसमें टोटल 22 मेंबर हैं, तो 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से, जिन्हें हम हर साल इलेक्ट करते हैं। और यहां पर भी आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू हम इन्हें इलेक्ट करते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है जनरली आपकी ऑपोजिशन पार्टी से होता है, और ये एग्जामिन करते हैं आपकी कैग की रिपोर्ट को। उसके बाद अगली कमेटी है आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसमें फिर से आपके 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से ही होते हैं। यहां पर भी 1 साल के लिए ही इलेक्ट होते हैं, और यहां पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही हम इन्हें इलेक्ट करते हैं। अब यहां पे हम एग्जामिन करते हैं जो आपकी पीएसयूज हैं, इनकी रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को। डे टू डे वर्किंग के बारे में हम यहां पर डिस्कस नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए कमेटी ऑन पिटीशन की, तो इसमें 25 मेंबर होते हैं, आपके 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अब इसमें जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं आपके स्पीकर और चेयरमैन, रिस्पेक्टिव जिस भी हाउस से आ रहे हैं वो। अब इसका फंक्शन क्या होगा ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मुझे यह बताना है कि आपकी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है। उसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन और है आपसे, जो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।